हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले व्लॉग में हमने साइप्रस की आधी अधूरी कहानी बताई थी और पिछले व्लॉग में हमने बताया था कि साइप्रस दो हिस्सों में तकसीम क्यों है। उसकी शुरुआती सालों से लेके, यानी जब उस पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था, फिर उसके बाद बरतानिया का कब्जा हुआ, फिर उसके बाद जब बरतानिया से आज़ादी की एक जंग चल रही थी, तो उसके बारे में सारी हमने अपने पिछले व्लॉग में बताया है। अब इस व्लॉग में हम आपको बाकी की कहानी बताने जा रहे हैं दोस्तों, कि किस तरह बरतानिया को साइप्रस से निकालने के लिए दो ग्रुप बनाए गए थे। एक शांति वाला ग्रुप जो शांति के साथ साइप्रस की आज़ादी चाहता था, और दूसरा एक मुसल्लह ग्रुप था ईओका, जो लड़ाई झगड़े के तहत बरतानिया को साइप्रस से निकाल के साइप्रस को ग्रीस, यानी जो आज का यूनान है, उसमें शामिल करना चाहता था। तो दोस्तों, इस दूसरे ग्रुप की जो कार्रवाइयाँ थी वो क्या क्या थी, ये सब हम आपको अपने इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, ये दूसरा ग्रुप जो ईओका था, 1950 के पूरे दौर में पहाड़ों में छुपकर साइप्रस में बरतानिया की हुकूमत, फौज और हुकूमती अहलकारों पर हमले करता रहा था। शुरू में ईओका की कार्रवाइयों का निशाना बरतानवी हुकूमत, फौजी और अहलकार ही थे, लेकिन बाद में ये तुर्क मुसलमान भी इसके निशाने पर आने लगे। इसकी वजह ये थी कि तुर्क मुसलमान साइप्रस को यूनान में शामिल करने के सख्त खिलाफ थे। तुर्क मुसलमान समझते थे कि साइप्रस बरतानिया ने तुर्कों से ही छीना है, इसलिए साइप्रस पर तुर्कों का ही हक है। इसलिए बरतानिया को जाते हुए कब्जा करके साइप्रस को तुर्की में जम करना चाहिए। साइप्रस की तुर्क आबादी इसी इख्तिलाफ की वजह से ईओका की तकरीबी कार्रवाइयों का निशाना बनती थी। ईओका की इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से साइप्रस को दोनों कम्युनिटी में एक दूसरे के खिलाफ नफरतें बढ़ती जा रही थी। साइप्रस में तुर्क आबादी के बड़ों के सामने एक मिसाल जजीरा क्रेट के मुसलमान की भी थी, जिसकी वजह से वो ग्रीक में जम नहीं होना चाहते थे। क्रेट के जजीरा बहराए रोम में ही मौजूद एक बहुत बड़ा जजीरा है। यहाँ साइप्रस की ही तरह सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। यहाँ भी बड़ी तादाद में तुर्क मुसलमान आबाद थे। सल्तनत उस्मानिया की क्रेट में जब हुकूमत ख़त्म की गई तो क्रेट के जजीरे को यूनान में शामिल कर दिया गया, तो वहाँ मौजूद तुर्क मुसलमानों का बड़ी तादाद में कत्ले आम हुआ और बाकी बच जाने वाले तुर्क मुसलमानों को क्रेट के जजीरे से निकाल बाहर किया। इसलिए साइप्रस में तुर्क आबादी के बड़े इस बात से खौफजदा थे कि कहीं उनका अंजाम भी वैसा ही ना हो। तुर्क कम्युनिटी के बड़ों ने ये बात भी महसूस कर ली थी कि वो कुल आबादी का सिर्फ 20-25% होते हुए ये मुतालबा नहीं मनवा सकते कि पूरे साइप्रस को तुर्की में जम कर दिया जाए। इसलिए वो इसका शायद ज़्यादा बेहतर समझते थे कि साइप्रस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एक हिस्सा तुर्क मुसलमानों के लिए और बाकी एक हिस्सा यूनानी ईसाइयों के लिए। दोस्तों, बंटवारे का ये फार्मूला बर्रे सगीर में भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बर्रे सगीर के बरक्स साइप्रस की तकसीम में ये परेशानी थी कि यहाँ तुर्क मुसलमानों की आबादी एक जगह पर नहीं रहती थी, बल्कि तुर्क मुसलमान पूरे साइप्रस में फैले हुए थे। इसलिए इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता था कि तकसीम का कोई फॉर्मूला लगाया जाए तो कौन सा हिस्सा साइप्रस का तुर्कों को दिया जाए और किसको यूनान के पास छोड़ा जाए, क्योंकि किसी एक हिस्से में भी उनकी वाक़ई बहुमत नहीं थी। साइप्रस की यूनानी कम्युनिटी साइप्रस का यूनान से मिलाप चाहती थी और तुर्क लोग साइप्रस की तकसीम करना चाहते थे। यूनानी आबादी के एक हिस्से ने साइप्रस के यूनान से मिलाप के लिए मुसल्लह ग्रोह ईओका बनाया था। बरतानिया से छुटकारा हासिल करने के लिए तुर्क और यूनानी अवाम ने बरतानिया के खिलाफ एहतजाज शुरू कर रखा था। 1959 में साइप्रस की आबादी का एहतजाज और मुसल्लह ग्रोह की कार्रवाइयों से साइप्रस के हालात बद से बदतर हो गए थे। इन बिगड़ते हुए हालातों की वजह से बरतानिया ने यह फैसला कर लिया कि वो साइप्रस के मुस्तकबिल का फैसला जल्द कर देगा। साइप्रस के मुस्तकबिल के बारे में गौर व फिक्र के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। मुज़ाकरात में साइप्रस के तुर्की और यूनानियों के साथ साथ बरतानिया, तुर्की और ग्रीक के नुमाइंदे शरीक थे। याद रहे, यूनानियों की अक्सरियत ग्रीस के साथ मिलाप चाहती थी,
यूनान के साथ मिलना चाहती थी, जबकि तुर्की के नज़दीक साइप्रस को तुर्कों और यूनानियों के बीच तकसीम होना चाहिए। बहुत से मुज़ाकरात के बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया। वो ये था कि साइप्रस को एक नया मुल्क बनाकर आज़ादी दे दी जाए। मुज़ाकरात के बाद एक मुआहदा तय पाया जिसे ज़ूरिक लंदन एग्रीमेंट का नाम दिया गया। मुआहदे के मुताबिक नई आज़ाद रियासत का नाम रिपब्लिक ऑफ साइप्रस था। कानून में दोनों कम्युनिटी यानी तुर्क साइप्रस और यूनानी साइप्रस के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया था। नई रियासत का सदर ज़्यादा आबादी वाले यूनानियों में से होना था, जबकि नायब सदर तुर्कों में से। एक नए कानून में दोनों सदरों को बड़े मामलात में वीटो की ताकत भी दी गई थी, इसलिए बड़े मामलात में दोनों का एक नुक्ते पर सहमत होना करार पाया। वीटो की ताकत इसलिए दी गई थी कि कोई कानून या फैसला एक कम्युनिटी के खिलाफ हो तो इसे वीटो कर दिया जाए। 1960 में जब मुआहदे पर दस्तखत हुए तो इसमें बरतानिया, तुर्की और यूनान को गारंटर यानी जामिन रियासतों की हैसियत दी गई। जामिन रियासतों का ये हक तय पाया कि कोई भी जामिन रियासत किसी भी कम्युनिटी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी में साइप्रस में मुदाखलत कर सकती है और मुआहदों को असल सूरत में बहाल करवा सकती है। ज़ूरिक मुआहदे के तहत ये तय पाया कि साइप्रस के साउथ में 2 मिलिट्री बेस बरतानिया का हिस्सा ही रहेंगे। नए कानून के बनने के बाद साइप्रस में इलेक्शन हुए, जिसमें यूनानी आबादी की तरफ से आर्क बिशप मैक्रियोस को सदर चुना गया। तुर्कों में फाजिल कोचिक को नायब सदर चुन लिया गया। नए कानून के बनने से ये उम्मीद जागी कि बिल आखिर अब साइप्रस में अमन हो जाएगा और साइप्रस की दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करते हुए पुरअमन तरीके से रहेंगी। लेकिन ये ख्वाब बस ख्वाब ही रहा। नई रियासत में अमन सिर्फ 3 साल ही रहा। 1963 में प्रेसिडेंट मैक्रियोस ने यह दावा किया कि मौजूदा कानून में रहते हुए मुल्क का निज़ाम चलाना नामुमकिन है, क्योंकि सदर और नायब सदर के पास वीटो की पावर होते हुए मुश्किल फैसले मुल्क के लिए नाफिज नहीं हो पाते। इसलिए उन्होंने आइन में कुछ तब्दीलियां सुझाव की, जैसा कि सदर और नायब सदर से वीटो की पावर ले ली जाए। इसके अलावा माइनॉरिटीज के लिए कुछ खुसूसी इख्तियारात वापस लेने की बात की गई। आइन में इस बदलाव से तुर्क माइनॉरिटीज के हुकूक कम हो जाना थे। इस बात पर दोनों कम्युनिटी पर फिर से फसाद हो गए, जिसका बड़ा शिकार तुर्क मुसलमान हुए। इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए ईओका के इंतहा पसंदों ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी। वो साइप्रस को तुर्क मुसलमानों से पाक करना चाहते थे। दिसंबर के महीने में होने वाले इन फसादात में 360 के करीब तुर्क मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। 104 के करीब गांव में तुर्क मुसलमानों के देहातों को, उनके घरों को आग लगा दी गई। इसके नतीजे में तकरीबन 25,000 के करीब तुर्क मुसलमान अपने देहातों से जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। ये तादाद पूरे साइप्रस में मौजूद तुर्क आबादी का 1/4 बनती है। ये फसादात इतने ज्यादा थे कि जिसके लिए यूएनओ को अपनी अमन फौज साइप्रस में भेजनी पड़ी। इस हालात को साइप्रस में ब्लडी क्रिसमस के नाम से याद किया जाता है। इन हादसों के नतीजे में रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की हुकूमत में तुर्क मुसलमानों की नुमाइंदगी खत्म हो गई। तुर्क मुसलमानों के हुकूमत से निकल जाने के बाद साइप्रस में अमली तौर पर 1960 का आइन फेल हो गया और मुल्क का पूरा निजाम साइप्रस की यूनानी कम्युनिटी के हाथ में आ गया। इस सूरत हाल से निकलने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें की गईं और साइप्रस में दोनों फरीक यानी यूनानियों और तुर्कों में मुज़ाकरात करवाए गए, लेकिन इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला और तुर्क मुसलमान अपने आईनी हुकूक से महरूम हो गए। अब 1967 में मेडिटेरियन सी की दूसरी तरफ यूनान में एक मार्शल लॉ के नतीजे में फौजी हुकूमत आ गई। यूनान की फौज अब हर सूरत साइप्रस को यूनान में शामिल करना चाहती थी और इसके लिए साजिश रचा रही थी। इस मकसद के लिए उसने खुफिया तौर पर अपने 10,000 सिपाही भी साइप्रस भेज दिए। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के सदर मैक्रियोस, जो साइप्रस की आज़ादी से पहले इनोसिस के बहुत बड़े हामी थे, जो यूनान के साथ मिलना चाहते थे, अब उसी के खिलाफ हो गए, यानी साइप्रस की आज़ादी के बाद उसके खिलाफ हो गए। साइप्रस के यूनानियों में सदर मैक्रियोस की मकबूलियत उस वक्त भी बहुत ज्यादा थी
ان کے ہوتے ہوئے یونان کی طرف سے سائپرس پر قبضے کا خواب پورا ہونا مشکل دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری طرف جارج گریویس اسی طرح انوسس کے بہت بڑے حامی تھے۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوکا بھی بنا لیا تاکہ یونان سے سائپرس کا ملاپ کا ادھورا خواب پرتشدد طریقے سے پورا کیا جا سکے۔ صدر میکریوس سے چھٹکارا پانے کے لیے ایوکا بی نے گریس کی خفیہ ایجنسی کے ذریعے انہیں قتل کروانے کی 4 کوششیں بھی کی، لیکن چاروں ناکام رہیں۔ پھر آخرکار 1974 میں وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یونان کی فوجی حکومت نے سائپرس میں بغاوت کرا دی اور صدر میکریوس کی حکومت بھی ختم کر دی۔ صدر میکریوس کی جگہ ایوکا بی کے ایک ممبر نیکوس سینسن کو پاور دے دی گئی۔ سائپرس میں بغاوت اور حکومت کی اس تبدیلی سے ترکی بہت ناراض ہو گیا۔ ترکی اور یونان ایک دوسرے کے مخالف تھے جو ماضی میں بھی ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑ چکے تھے۔ سائپرس میں یونان کی حامی حکومت آ جانے سے اس بات کا بہت بڑا امکان پیدا ہو گیا تھا کہ سائپرس اب یونان کے قبضے میں چلا جائے گا۔ ترکی کے جنوب میں صرف 80 کلومیٹر دور سائپرس میں یونان کے آ جانے سے ترکی کے دفاع کو بہت بڑا خطرہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ سائپرس میں انتہا پسندوں کی حکومت آ جانے سے سائپرس میں موجود ترک مسلمانوں کی زندگی بھی غیر محفوظ ہو گئی تھی۔ ان حالاتوں کو سامنے رکھتے ہوئے 20 جولائی 1974 کو ترکی نے سائپرس پر پہلا بڑا حملہ کر دیا۔ ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کے ساتھ 3000 فوجی ترکی نے شمالی سائپرس پر اتار دیے، لیکن اس حملے کے نتیجے میں 3% حصے پر بھی قبضہ کر لیا۔ ترکی کا یہ قدم 1960 کے معاہدے کے لحاظ سے صحیح تھا، کیونکہ اس معاہدے کے مطابق ترکی سائپرس میں ایک ضامن ریاست تھی اور ضامن ریاستوں کا یہ حق تھا کہ وہ کسی فریق کی معاہدے کی خلاف ورزی کی شکل میں سائپرس کی آزادی اور آئین کی حفاظت کے لیے مداخلت کر سکتا ہے۔ سائپرس کے یونان میں کیے جانے والے قانونی اقدام پر یو کے ممبر ترکی کے حق میں تھے۔ ترکی کے پہلے کامیاب حملے سے ہونے والی شرمندگی اور یو کے دباؤ پر نیکوس سینسن نے صرف 3 دن بعد ہی سائپرس کی گدی سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر تینوں ضامن ریاستوں یعنی برطانیہ، ترکی، یونان کا ہنگامہ اجلاس جنیوا میں بلایا گیا۔ اس اجلاس میں سائپرس میں ترک کمیونٹی کے تحفظ کے لیے مطالبہ کیا گیا کہ تمام ترک آبادی کو جزیرے کے ایک حصے میں منتقل کر دیا جائے اور اس حصے میں ترکوں کی خود مختار حکومت بنا دی جائے۔ ترکی کے اس مطالبے کو یونانیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ مذاکرات بے نتیجے ہونے کے بعد 4 اگست 1974 کو ترکی نے سائپرس پر دوسرا بڑا حملہ کر دیا۔ اس حملے میں 40,000 فوجی شامل تھے۔ ترکی کا مقابلہ سائپرس میں موجود ان کی مقامی اور یونانی فوج سے تھا۔ ترک فوج اپنے دشمن کے مقابلے میں کافی مضبوط تھی، اس لیے صرف 3 دن میں ترک فوج سائپرس کے 37% حصے کو اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ ترکی کے دوسرے حملے کو انٹرنیشنل سطح پر بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یو کے پریشر سے ترکی کی اپنی افواج کی مزید پیش قدمی روکنی پڑی اور یو کے امن دستوں نے دونوں کے بیچ سیز فائر کو بفر زون بنا دیا۔ بفر زون کی لمبائی 180 کلومیٹر لمبی تھی، جو کیپٹل نکوسیا سمیت پورے سائپرس کو 2 حصوں میں کاٹتا تھا۔ بفر زون کے شمال میں ترک فوج کا کنٹرول تھا، جبکہ بفر زون کے جنوب میں سائپرس اور یونانی فوج موجود تھی۔ حملے کے پہلے شمالی علاقوں میں تقریباً 180,000 یونانی موجود تھے۔ بفر زون کے قیام کے بعد شمال میں موجود تمام یونانیوں کو جنوب میں بھیج دیا گیا۔ اسی طرح جنوب میں موجود 50,000 ترکوں کو شمال میں بحفاظت بھیج دیا گیا۔ اس طرح سائپرس کی عملی طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی سائڈ میں ترک آبادی نے اپنی حکومت بنا لی، لیکن اسے بین الاقوامی منظوری نہیں مل سکی۔ یو نے ترکی کے خلاف مذمتی قراردادیں پاس کی اور ترکی کے اس قدم کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور اس نتیجے میں بننے والی نئی ترک ریاست کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا۔ یو یعنی بین الاقوامی کمیونٹی کا جواب یہ تھا کہ ٹریٹی آف گارنٹی کے تحت ترکی ایک ضامن ملک تھا جس کا رول سائپرس کی علاقائی ضالمیت کو یقینی بنانا تھا۔ لیکن ترکی نے اس کا الٹا اپنی طاقت سے سائپرس کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، جو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے ترکی کا یہ قدم غیر قانونی اور غیر مذمتی ہے۔
दूसरी तरफ तुर्की भी कुछ सवाल उठा रहा था कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी यूनानियों की तरफ से 1963 में हो गई थी, जब आइन के खिलाफ वर्जी करते हुए तुर्कों को हुकूमत से निकाल दिया गया था। तुर्की पूछ रहा था कि क्यों यूनानियों को गैर कानूनी खिलाफ वर्जी पर यूएनओ ने खामोशी इख्तियार की है। जब साइप्रस में तुर्क आबादी की नस्लकुशी की जा रही थी और उनको 11 साल तक अपने इलाकों में महसूर रखा गया था, उस वक्त आलमी बिरादरी का कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। तनकीद करने वालों के लिए तुर्की का जवाब ये था कि तुर्की का ये कदम तुर्कों के जान और माल के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बहुत जरूरी था। तुर्की इस बात पर अड़ा रहा कि साइप्रस में 2 खुद मुख्तार रियासतों का कयाम ही इस खित्ते में अमन ला सकता है। 1983 में तुर्क साइप्रस में आखिरकार शुमाली साइप्रस में अपनी नई आज़ाद रियासत का ऐलान कर दिया। नई रियासत का नाम तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस रखा गया। नई रियासत का ऐलान के बाद यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद आई, जिसमें साइप्रस में किसी भी नई रियासत के क़याम के ऐलान को गैर कानूनी करार दिया गया। इस करारदाद के हक में 13 वोट आए और ये करारदाद 1-13 के मार्जिन से पास हो गई। पाकिस्तान अकेला मुल्क था जिसने इस करारदाद के खिलाफ यानी तुर्की की हिमायत में वोट दिया था। 46 साल के बाद भी साइप्रस की शुमाली रियासत को आज भी तस्लीम नहीं किया गया और ये मामला आज भी ऐसा ही है जो अभी तक हल नहीं हुआ। इससे साइप्रस की तुर्क आबादी की जिंदगी में बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं। यूएनओ की सतह पर इसे तस्लीम ना करने की वजह से ना तो वो अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में सफर कर सकते हैं और ना वो बैरूनी दुनिया से किसी तरह का राब्ता या ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस नई रियासत को तुर्की के अलावा कोई मुल्क तस्लीम नहीं करता, इसलिए इन्हें बैरूनी दुनिया के साथ सफर और तिजारत तुर्की के रास्ते ही करना पड़ती है। दोस्तों, साइप्रस की कहानी यहाँ मुकम्मल होती है। अब आप हमें बताइए कि साइप्रस में यानी साइप्रस को 2 हिस्सों में तकसीम करने का तुर्की का ये कदम सही था या उसे आलमी हिमायत पहले हासिल करना चाहिए थी। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नवाज खान।